हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल पढ़ेंगे। इसका मतलब इंग्लिश में अगर इसको कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लिए जाते हैं उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, तो उन बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके माध्यम से बच्चे टीचर की ओर देखने लगते हैं। तो वही चीज़ आपको इस स्किल के अंदर सिखाई जाएगी, जिसमें वातावरण में अचानक कोई परिवर्तन ला दिया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक अपना ध्यान छात्रों की तरफ केंद्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये कार्य करते हैं ताकि बच्चे क्लास में ध्यान से सुने, जो भी पढ़ाया जाता है वो सब चीज़ें ध्यान से देखें और सुनें। इसके लिए जैसे हम कभी कभी बच्चों को का ध्यान आकर्षित करने के लिए चार्ट या मॉडल का उपयोग भी करते हैं, ठीक इसी तरह हम कुछ ऐसी अपने जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले कौशल में आपको यही बताया जाएगा, विभिन्न प्रकार के घटकों के द्वारा ये सिखाया जाएगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। उद्दीपन का जैसे नाम से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, स्टिमुलस करना मतलब कि किसी को उद्दीप्त कर देना, मतलब उसको जागृत कर देना किसी भी कार्य के लिए। तो बार बार आप उद्दीपन में परिवर्तन लाओगे, स्टिमुलस में वेरिएशंस लाओगे, तो उतना ही अच्छे तरह से आपका ध्यान अलग अलग तरह से आप केंद्रित कर पाओगे अपनी तरफ किसी का भी। तो अलग अलग तरह के उद्दीपन आपको मिलेंगे, तो जैसे दूसरों को अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो लोग आकर्षित होते ही हैं। इसी तरह इसी चीज़ का उपयोग हम शिक्षण में भी करते हैं, इसलिए माइक्रो टीचिंग में उद्दीपन परिवर्तन कौशल की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, एक और परिभाषा इसमें, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से तात्पर्य वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन करने से है जिससे छात्रों का ध्यान आकर्षित व केंद्रित किया जा सके एवं उसे बनाए रखा जा सके। मतलब कि हो सकता है एक बार तो हमने केंद्रित कर लिया बच्चों का ध्यान, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही बच्चे अगर इधर उधर उनका ध्यान जाने लगा, तो फिर क्या करना है, इसलिए हमको बार बार इस चीज़ का उपयोग करना ताकि बच्चे आपकी तरफ देखें और आपकी जो बात है उसको सुन सकें। चलिए, ये हमने परिभाषा देख ली। अब शिक्षण में इसकी क्या भूमिका है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ध्यान आकर्षित करना, केंद्रित करना, मतलब शिक्षण की तरफ। अभी मैंने बोला था शिक्षक की तरफ, टीचर की तरफ ध्यान आकर्षित करने की बात कही थी। मेनली क्या है, हमको क्या करना है, मेनली बच्चों को शिक्षण की तरफ, मतलब लर्निंग की तरफ ध्यान केंद्रित करना है बच्चों का, है ना। क्योंकि लर्निंग किसके द्वारा की जाती है, टीचर स्टूडेंट के बीच में ही होती है ना। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो दो लोगों के मध्य होती है, टीचर और छात्र के। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो स्टिमुलस करता है वो क्या होता है, टीचर होता है। और मेनली किसके लिए स्टिमुलस किया जाता है, ताकि बच्चे ध्यान से पढ़ सकें, कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे ध्यान से पढ़ सकें। तो उसके लिए शिक्षण है ही एक अच्छी तरह से बच्चे सीख पाएँ, अच्छी तरह से लर्न कर पाएँ। इसीलिए आपके जैसे बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आवाज़ है, का उतार चढ़ाव है ना, और भी चीज़ें हैं, कुछ आप चीज़ें दिखा करके ध्यान आकर्षित करो, चेहरे की भाव मुद्राएं वगैरह अलग अलग तरह की बना करके, ताकि बच्चे आपकी तरफ देखें। तो इस तरह से बहुत सारे हम घटकों का यूज़ करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं
उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। सबसे पहले है इसमें शरीर संचालन, यानी मूवमेंट, मतलब कि आप शरीर से इधर उधर होंगे। अब वो किस तरह से होना है वो मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ेंगे जो बताती हूँ। भाव मुद्रा मतलब जेस्चर, स्वर परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन चेंज इन स्पीच पैटर्न, यानी आपके जो बोलने का स्वर है उसमें परिवर्तन लाना। नेक्स्ट भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग, है ना, आपके जो भाव हैं उसका केंद्रीकरण कर रहे हो आप, फोकसिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, जो भी आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, है ना, आपके बीच में जो मतलब छात्र और शिक्षक के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसकी क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है। नेक्स्ट है पॉज, हमने पॉज पहले भी पढ़ा था पिछली वाली स्किल में, उसका अलग यूज़ था, यहाँ पर थोड़ा हाँ वैसा ही है बट थोड़ा सा उसमें देख लेंगे हम क्या अंतर है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य क्रम परिवर्तन, ओरल विजुअल स्विचिंग, इसमें दृश्य का परिवर्तन और श्रव्य बोलने का जो परिवर्तन है क्रम का वो होता है। नेक्स्ट है छात्र भागीदारी या छात्र सहभागिता, प्यूपिल पार्टिसिपेशन, इसमें नई चीज़ आई है प्यूपिल पार्टिसिपेशन, मतलब छात्र भी इसमें भागीदारी किस तरह से लेंगे शिक्षण में, लर्निंग के अंदर किस तरह से वो भागीदारी लेते हैं वो उसमें। चलिए अब हम देख लेते हैं सभी प्रकार के कौशलों के सभी प्रकार के जो घटक हैं उनकी व्याख्या देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, शरीर संचालन, मतलब बॉडी का मूवमेंट आपको किस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी का मूवमेंट आप कर रहे हो तो आप जबरन के इधर से उधर हिलोगे, है ना, इस तरह से आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ का इस्तेमाल करना है कि हमें किस टाइप की चीज़ के लिए हिलना है, किस टाइप की चीज़ के लिए मूव करना है। कहीं पर भी अब हम अगर मूव करते हैं तो किस तरह से हमको मूव करना है, ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, क्या शिक्षक कक्षा में एक स्थान पर खड़े होकर पढ़ा पाता है, नहीं पढ़ा पाता है, इसके लिए वो क्या क्या गति करता है। जैसे पहला बताया इसके अंदर श्याम पट की ओर जाता है और कुछ लिखता है, तो ये जो गति है ये आपके पॉजिटिव वे में जाती है ना, मतलब कि आप किसी काम के लिए गति कर रहे हो, अपना पूरे शरीर को श्याम पट की तरफ ले जा रहे हो। श्याम पट से फिर टेबल की तरफ आना या बच्चों की तरफ आना, तो उसको भी मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है कभी यह किसी छात्र के पास जाते हैं, उसकी पुस्तक में देखते हैं या कॉपी में देखते हैं, है ना, कभी प्रयोग करने के लिए विशिष्ट स्थान पर जाते हैं, हाँ कुछ अगर चीज़ दिखा रहे हैं या कुछ प्रयोग करके दिखा रहे हैं क्लास के अंदर, तो उसके लिए भी आप मूवमेंट करते हो ना, इधर से उधर जाते हो, सामग्री उठाते हो, इस तरह से। नेक्स्ट कभी चार्ट दिखाने के लिए चार्ट के पास जाते हैं, चार्ट आप टांगोगे तो दीवार पर टांगोगे, है ना, ब्लैक बोर्ड के साइड में टांगोगे, तो आपको वहाँ तक चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉइंटर से पॉइंट करके भी बताना पड़ेगा कि इस स्थान पे ये होता है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई है ना, श्याम पट की ओर जाना, ठीक है, श्याम पट से वापस अपने टेबल तरफ आना या कुछ चीज़ उठा करके बताना, बच्चों को के पास ले जा कर के बताना, और कभी कभी बच्चों की कॉपी को देखने के लिए बच्चों के पास जाना। जैसे मैथ्स की टीचर होती है, आपने सवाल दे दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, अब बच्चे हल कर रहे हैं, तो टीचर जब तक क्या करेगी, बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों के पास आती है कि बच्चा क्या कर रहा है,
है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको जिसमें मूवमेंट होता है टीचर का, तो इस तरह से आपको गति करनी है। आपको कैसी तो भी गति नहीं करनी है, जो एप्रोप्रिएट है वही गति करनी है, जो सही तरह से लागू होती है वही गति करनी है। बिना काम के इधर से उधर नहीं घूमना। जैसे कई टीचर्स की आदत होती है कि जो बिना काम के पढ़ाते पढ़ाते जैसे व्याख्या कर रहे हैं तो सीधे खड़े नहीं रहते, इधर से उधर बोर्ड के इस तरफ से बोर्ड के इस तरफ ऐसे हिलते पूरा घूमते रहते हैं पूरे क्लास में और बोलते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक बोल रहा है आज मैं आपको हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। तो फिर शिक्षक क्या कर रहा है, श्यामपट्ट के पास जा रहा है और चित्र बना रहा है। तो बच्चे एक चित्र की तरफ ध्यान से देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका मूवमेंट हुआ, श्यामपट्ट की तरफ जाके आप चित्र बना रहे हो। ठीक है, इसके साथ और भी चीज़ लगती है कि आप चित्र बना रहे तो वो इसके लिए दूसरा घटक लगेगा। ठीक है, अभी हमने इतना देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है भाव मुद्रा या भाव भंगिमा। इसको बोलते हैं जेस्चर। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, दादी नानी की कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो दादी नानी कितना अपने चेहरे के हाव भाव बनाती थी। जैसे कोई भूत की कहानी है तो अपने आँखें बड़ी बड़ी कर लेना और आवाज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना ना। तो आवाज़ में परिवर्तन का तो एक अलग हमने घटक है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन हम भाव मुद्रा की बात कर रहे हैं, जेस्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जेस्चर में हम जैसे आप समझ गए होंगे कि दादी नानी जिस तरह से डर का भाव उत्पन्न करती थी चेहरे पर, कभी जब मुस्कुराती थी, कभी भुएं चढ़ाना, कभी आँखें बड़े करना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, चेहरे के हाव भाव होते हैं। भाव भंगिमाएँ जो शरीर की भाषा होती है, वो सारी चीज़ इसके अंदर जेस्चर में आती है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं कि शनि ग्रह आकार में बहुत बड़ा गोल है। तो टीचर क्या करेगा, अपना हाथ से चारों ओर ऐसा दिखाने का जो तरीका होता है ना, एक छल्ले के समान अभिव्यक्त करेगा, अपने हाथ को पूरा घुमाएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो हाथ से ऐसा गोल सर्कल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उनका जेस्चर हो गया। वो बताना चाह रहे हैं कि गोल किस तरह से होता है ना, बहुत बड़ा या गोल। तो आपने हाथ से उसको ऐसा गोल करके बताया तो वो आपका जेस्चर हो गया। दूसरा है एक और, शिक्षक बोल रहे हैं एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत ही बड़ा और डरावना था। यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, भुएं ऊपर कर रहा है, आंखों में डर जैसा ला रहा है ना। तो ये जो जेस्चर हुआ, ये जो आपकी भाव भंगिमा हुई, ये भी इसी के अंदर आएगी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन वह जोर से गुर्राया तो आँखों को उन्होंने होठों को गोल करके ऐसे गुर्राने की आवाज़ निकालने के लिए होठों को गोल किया। ठीक है, और फिर जेस्चर देते जा रहे हैं, मतलब जैसे कहानी बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे जेस्चर देते। अब उन्होंने दोनों शेर के पंजे बताने के लिए उन्होंने अपने हाथों के ऐसे पंजे बनाए, तो उससे और हाव भाव चेहरे से प्रस्तुत किया। तो इस आधार पे मतलब आप समझ गए होंगे कि आपके हाव भाव की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर आप सीधे सिंपल बच्चों को कोई भी चीज़ बताओगे ऐसे व्याख्या टाइप, तो बच्चे बोर हो जाते हैं सुन सुन के, है ना। थोड़ी देर में बोरियत लगने लगती है, फिर वो ध्यान नहीं देते कि मैडम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी बच्चे नहीं सुन पाते हैं कभी कभी। तो हमको ऐसी चीज़ें करते रहना पड़ता है ताकि वो ध्यान से सुने कि हाँ मैम क्या स्पेशल कह रही हैं। तो इस तरह से ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भाव भंगिमा में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप जो शरीर के विभिन्न भागों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक जगह खड़े रहकर ही कर रहे हो, है ना। हमने जो मूवमेंट की बात की थी शरीर संचालन की, तो आप शरीर संचालन कब करते हो वो हमने बता दिया आपको। ठीक है,
भाव भंगिमा तब दे रहे हो जब आप एक जगह खड़े होके सिर्फ अपने चेहरे और हाथ के एक्सप्रेशन दे रहे हो, है ना। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको शरीर के विभिन्न भावों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाथों और चेहरों की गति, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसमें पलके झपकाना भी आ सकता है ना। सिर हिलाना भी, झटका देना भी आ सकता है। तो इस तरह से जो भी भाव भंगिमा है, ये जो आंखें झपकाना, बालों को या सिर को झटका देना, ये आपके भाव भंगिमा में नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभी टीचर अपना खुद का कुछ पोज ठीक करने के लिए कुछ करते हैं, कभी कभी, है ना, अपने साड़ी संभाल रहे हैं या दुपट्टा संभाल रहे तो, या बालों को संभाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपके ना मूवमेंट में आएगी ना आपके जेस्चर में आएगी। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्वर परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न। इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप बोलने वाले हो, हमने तो देख लिया, मूवमेंट देख लिया और हाव भाव भंगिमा देख लिया। अब हम स्पीच की बात करेंगे कि हमको आवाज़ किस तरह से अपनी बनानी चाहिए। जैसे आपने कहानी बच्चों को सुना रहे हो तो आपने भाव मुद्राएं तो डाली हैं, आपने जेस्चर डाले हैं, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आवाज़ में भी आपको परिवर्तन लाना है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो जैसे आप बोलते हो ना, बहुत बड़ा एक घना जंगल था, तो इस तरह से उतार चढ़ाव जो आवाज़ में हो रहा है, तो उस तरह से आपको अपनी आवाज़ में जब उतार चढ़ाव करोगे तो उस चीज़ को हम स्वर परिवर्तन कहेंगे, है ना। संप्रेषण प्रभावी होता है, इससे क्या होता है, संप्रेषण प्रभावी होता है, आरोह अवरोह इसको कहते हैं हम। ठीक है, बोलने से तो जैसे कि उदाहरण के लिए वीर रस की कविता का पाठ हम ऊंची आवाज़ में करते हैं ना, हिमात तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो इस टाइप का जो है वो थोड़ा जोश में हम बोलते हैं, तो वो वीर रस की कविता हो गई। इसी प्रकार हम जैसे कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई डरावनी चीज़ है तो उसको अलग तरह से बोल रहे हैं, कोई स्पेशल चीज़ इसको ज़्यादा हमको ज़ोर देकर बोलना है तो उसको बोलते हैं। ठीक है, वाद विवाद में हम प्रतियोगिता जब करते हैं तो किसी चीज़ को हम जोर देकर बोलते हैं, इस प्रकार, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आवाज़ में तीव्रता होनी चाहिए, आपकी पिच सही होनी चाहिए, आवश्यक शब्दों पर जोर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको चेंज इन स्पीच पैटर्न में करना है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे आप कहानी बोलते हो तो क्या किस तरह से आप अपने तीव्रता रखते हो और उतार चढ़ाव रखते हो, आपकी पिच मोटी भारी या ऐसी हो पतली, इस तरह से बदलते रहते हो। तो ये हो गया आपका चेंज इन स्पीच पैटर्न। नेक्स्ट है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण के अंदर हम क्या देखेंगे, फोकसिंग। फोकसिंग हमें किस किस चीज़ों के लिए करना है, जो भी विशिष्ट बिंदु हैं जिनका हम छात्र पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है शाब्दिक केंद्रीकरण, मतलब शब्दों के द्वारा, आप शब्दों के द्वारा किसी भी जो आपका कंटेंट है उसको आप पढ़ा रहे तो आप शब्दों के द्वारा केंद्रीकरण फोकसिंग कर सकते हो। कि जैसे आपने स्पीच पैटर्न में किया था ना, कि आपने किसी भी चीज़ को आवाज़ पर जोर दिया या उतार चढ़ाव किया, वो तो एक अलग बात होगी। फोकसिंग में क्या करना है, आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई ऐसे शब्द है उसको स्पेशल तरीके से बोलना। अभी हम देखते हैं इसका डिटेल, है ना। नेक्स्ट है मुद्रात्मक केंद्रीकरण, जेस्चरल फोकसिंग, है ना। तीसरा है शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण, मतलब दोनों मिला करके वर्बल जेस्चरल फोकसिंग। तो तीनों क्या हो गए, एक तो हो गया शाब्दिक मतलब कि वर्बल फोकसिंग, एक हो गया जेस्चरल फोकसिंग मतलब मुद्रात्मक, और एक हो गया दोनों को मिला के वर्बो जेस्चरल फोकसिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, भाव भंगिमा और बोलना दोनों काम हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है। पहले हम शाब्दिक देख लेते हैं। शाब्दिक केंद्रीकरण मतलब कि
वर्बल फोकसिंग। इसमें क्या होता है, छात्रों का ध्यान हम केंद्रित करने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, चित्र में देखिए हृदय के 4 भाग हैं। आप बोल कर कह रहे हो कि आपने अगर चार्ट दिखा रहे हो तो आप बोल कर कह दिए, इस चित्र में देखिए, इस हृदय के चित्र में देखिए, इसमें 4 भाग हैं। तो जब आपने ऐसा कहा कि चित्र में देखिए, है ना, तो देखिए मतलब वो हो जाता है आपका फोकसिंग, है ना। इस चित्र में देखिए, ये शब्द छात्रों के चित्र की ओर ध्यान केंद्रित करता है ना। जैसे आप चित्र से दूर खड़े हैं तो आपने वहीं से खड़े खड़े कह दिए, इस चित्र में देखिए, इस चार्ट के अंदर जो हार्ट का चित्र बना है उसमें ध्यान से देखिए। और कहते कहते आप जा भी रहे हो उसके पास, जब तक आपने कह तो दिया ना, तो जो आपने कहा है ना कि इस चित्र की तरफ ध्यान से देखिए, तब वो आपका फोकसिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, शाब्दिक फोकसिंग होता है, मतलब कि वर्बल फोकसिंग, है ना, शाब्दिक केंद्रीकरण। इसको हम कहते हैं शाब्दिक केंद्रीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रात्मक केंद्रीकरण। अब मुद्रात्मक केंद्रीकरण में क्या करना है, हमको शरीर के विभिन्न भागों से, हाथों से, उंगलियों की सहायता से, है ना, हमको इशारे से बच्चों को केंद्रीकरण करना। ये कैसे करेंगे, हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, है ना। जैसे किसी वस्तु की ओर संकेत करना, दिखाना, उंगली से निर्दिष्ट करना, है ना, ये सारी चीज़ें मुद्रात्मक में आती है। ठीक है, जेस्चर्स में आती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। बेरोजगारी के 3 कारणों का हमने अध्ययन किया। जैसे हमने पुराने स्किल्स में हम ऐसे बोलते हैं ना, BS और CS स्टेटमेंट देते हैं, इस प्रकार आपने बेरोजगारी के 3 कारणों का अध्ययन किया, तो ये शाब्दिक केंद्रीकरण हो गया। जैसे कि हमने जो एक्सप्लेनिंग स्किल थी उसमें क्या किया था, ये वाला जो हमने बोला था ना, ये कहाँ बोला था, जब हमने CS किया था, मतलब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया था, मतलब कि अंतिम कथन जो बोला था कि हमने इस बेरोजगारी के बारे में अध्ययन किया, अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी आपका मटेरियल, जो भी कंटेंट था। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर अलग तरह से यूज़ करना है, ये वाले स्किल में, है ना। क्या करेंगे, शाब्दिक केंद्रीकरण इसको हम बोलेंगे, क्योंकि हमने बोल करके किया, बेरोजगारी के 3 कारणों का अध्ययन किया। अब शिक्षक एक एक करके तीनों बिंदुओं को संकेत करके दर्शाता है। तो जैसे बोला टीचर ने कि तीनों कारणों का अध्ययन किया, है ना, तो ये क्या हो गया, उसका शाब्दिक हो गया। लेकिन जब उन्होंने बोला कि एक एक करके तीनों बिंदुओं पर संकेत दिया कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 कारण जो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखे या चार्ट पे, तो उसमें उसने दिखा करके, उंगली दिखा करके, इशारे से भी उसको बताया, मतलब तो वो क्या हो जाएगा, मुद्रात्मक हो जाएगा, जेस्चरल हो जाएगा। ठीक है। जैसे इन्होंने 3 कारण दिए, औद्योगिक क्रांति, जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ ना, तो ये हो गया, मान लो कि मैं आपको उंगली द्वारा दिखा रही हूँ कि ये, है ना, और श्रम का महत्व ना होना। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 तरह से जो मुद्रात्मक केंद्रीकरण किया वो ये होगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें तो इन्होंने जेस्चर का शाब्दिक भी यूज़ किया और जेस्चर भी, तो शाब्दिक तो जो पहली वाली लाइन है उसमें हम बोल देंगे कि ये शाब्दिक हो गया, है ना। लेकिन हम घटक क्या पढ़ रहे हैं, टोटल घटक हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, मेन चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीकरण, है ना। मेन हमारा क्या है घटक, केंद्रीकरण। वो किसी तरह से भी हो सकता है, तीनों तरह से होता है, शाब्दिक भी हो सकता है और मुद्रात्मक भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कैसे भी हो सकता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो इसके अंदर, है ना। तो मुद्रात्मक केंद्रीकरण मतलब आपने इशारे से बोला तो उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट है शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण, मतलब इसमें दोनों चीज़, अब दोनों चीज़ कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं कि शब्द भी बोल रहे हैं, साथ साथ हम अपने हाव भाव भी दिखा रहे हैं। तो दोनों के लिए क्या होगा, जैसे शिक्षक संकेतक से, मतलब जो आपका पॉइंटर आपके हाथ में रखा रहता है, उससे मानचित्र की ओर इशारा करते हैं, साथ में कहते भी हैं देखिए मानचित्र, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना, वही चीज़ है कि इशारा कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये मानचित्र है। तो वो हो गया आपका फोकस, है ना, शाब्दिक भी हो गया और
देखिए ये मानचित्र, तो वो आपका फोकस क्या बोलते हैं, मुद्रात्मक भी हो गया और शाब्दिक भी हो गया। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आप जैसे प्रेजेंट करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप ही आपको आ जाएंगी करते। ठीक है, उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि इस प्रकार जो बेरोजगारी के 3 कारणों का अध्ययन किया तो शब्दों के साथ उन्होंने उंगलियों को भी दर्शाया, उंगली से दर्शाया। फिर एक उंगली मोड़कर पहला वाला बोला, जैसे अभी हमने बताया था, है ना, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेना आप लोग पढ़ के इसको, ये वाला। फिर शिक्षक छात्रों की ओर इस तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट घटक देखेंगे, छात्र शिक्षक अंतः क्रिया परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। मतलब कि जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे जब दो व्यक्ति आपस में संप्रेषण करते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता ही है ना, तो उसको अंतरक्रिया हम कहते हैं। कक्षा में शिक्षक और छात्र जब आपस में अंतरक्रिया करते हैं तो 3 प्रकार के अंतरक्रिया होती है, शिक्षक और कक्षा के सभी छात्रों के बीच। ठीक है, एक तो होती कि टीचर सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा है ना, दूसरी क्या होती है, शिक्षक और छात्र के बीच की कोई एक छात्र को से कुछ बोल रहा है टीचर। तीसरी क्या होती है, छात्रों की आपस में अंतरक्रिया, जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला आंसर है क्या, हाँ चलो ये दे देते हैं, तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। कभी कभी टीचर भी बोलते हैं कि आपस में डिस्कस करके हमको बताओ, है ना। तो ये 3 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं मेनली, एक तो टीचर और सभी बच्चे के द्वारा इंटरेक्शन, दूसरा कोई टीचर किसी एक बच्चे को बोल रहा है और बच्चा आपस में टीचर से बात कर रहा है, वो हो गया। तीसरे में छात्र आपस में ही एक दूसरे से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये तीनों काय में लगेंगे, छात्र अंतःक्रिया, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, ये वाले में ही ये सारी चीज़ें आएंगी। चाहे टीचर बच्चे से कोई बात कर रहा हो, सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट से बोल रहे हों। जनरली इसमें क्या होता है, कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है ना क्लास के अंदर, तो बच्चे आंसर देते हैं, तो जनरली इस घटक का उपयोग उस समय होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बच्चे को कोई एक्टिविटी दे दी क्लास के अंदर, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, है ना। पहले टीचर ने बच्चों को क्या किया, निर्देश दिया। तो सबसे पहले जब टीचर निर्देश देता है तो केवल टीचर टीचर बोलता है और सारे बच्चे सुनते रहते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं हाँ अब आप लोग एक्टिविटी करो, तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं कि इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से बच्चे एक्टिविटी में अपने आपस में बात करते हैं। फिर जब वो उनका काम हो जाता है तो टीचर पूछते हैं कि हाँ, कोई एक बच्चे को खड़ा करके पूछते कि हाँ बताओ बेटा तुमने क्या काम किया, है ना। तो वो बच्चा फिर बताता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों प्रकार से कोई सा भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विराम, पॉज। पॉज का क्या महत्व है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। इसमें अखंड धारा प्रवाह भाषण सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब कि विराम एक ऐसी चीज़ है जो जानबूझकर हम देते हैं। हम क्या लगातार जैसे कुछ भाषण कर रहे हैं, मतलब व्याख्या दे रहे हैं किसी चीज़ की, है ना, जिसमें कुछ ना चित्र बताने की कोई ज़रूरत लगती है, ना ही हम कुछ प्रयोग करके बता सकते हैं, केवल हमको बोलना ही बोलना है उसके अंदर। तो जब हमें बोलना ही बोलना है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती, जेस्चर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जेस्चर भी कब तक करोगे आप उपयोग, है ना। कुछ अलग सा आपको करना पड़ेगा, तो कुछ अलग सा करने के लिए बीच में हल्का सा आप
विराम दे दें, बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाए। तो जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा वो भी सोचेगा कि अरे मैम तो अभी बोल रही थी लगातार, एकदम से क्या हो गया, तो वो भी आपकी तरफ देखने लगता है। तो इस तरह से बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको विराम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो विराम भी हर कहीं नहीं देना आपको, है ना। आपको किसी विशेष जगह पर इसको विराम देना है, ताकि कोई बच्चा जो आप विशेष चीज़ बोलने वाले हो उसके जस्ट पहले विराम दोगे तो फिर वो अच्छे से सुन पाएगा जो आप विशेष बोलने वाले हो। ठीक है। तो विराम से शिक्षक द्वारा कही गई बात को आत्मसात करने हेतु समय मिल जाता है बच्चों को, है ना। जैसे कि शिक्षक द्वारा एकदम चुप्पी छात्रों का ध्यान आकर्षित कर देती है। फिर क्या होता है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए और बहुत अधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल विराम होना चाहिए, है ना। विराम का उद्देश्य हमारा क्या है, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है। तो कभी कभी विराम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे उससे भी चिढ़ जाते हैं, तो इतना ज़्यादा भी विराम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो विराम का मतलब आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पर देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन, ओरल विजुअल स्विचिंग। मतलब कि सुनना और देखने के साथ साथ आपको इसमें बच्चों के साथ इंस्ट्रक्शन करना है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो अधिकांश समय पर वो भाषण देते हैं। इस स्थिति में छात्र क्या श्रवण इंद्रियां क्रियारत रहती हैं, मतलब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक से अधिक हम आधा घंटा ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, इसके बाद हम बच्चों की कैपेसिटी नहीं रहती है ना। तो बच्चे फिर इधर उधर देखने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ऐसे समय में जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं वो छात्रों को चित्र के द्वारा या दृश्य सामग्री के द्वारा कुछ दिखाते हैं और समझाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों की इंद्रियां प्रभावित होती हैं। देखने की इंद्रिय, वो सुन तो रहे थे इतनी देर से, लेकिन अब कुछ आप दिखा रहे तो उनकी देखने की भी इंद्रिय प्रभावित हो रही है ना। देखने के द्वारा और अच्छे से सीख पाएंगे, उनका ध्यान उस चित्र की तरफ जाएगा और वो अच्छे से उसको समझ पाएंगे, कोई भी आप जो चीज़ समझा रहे हो। तो उनकी जो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग अधिक हो रहा है, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ से जितना ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आती है कोई भी चीज़। तो इस प्रकार से किस कुछ 2-3 पॉइंट हैं वो देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। श्रव्य से दृश्य की ओर, मतलब कि ओरल टू विजुअल। इसमें क्या हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। फिर श्रव्य से दृश्य से श्रव्य की ओर, फिर श्रव्य से दृश्य श्रव्य मतलब दोनों ओरल विजुअल दोनों की ओर, फिर दृश्य से श्रव्य दृश्य की ओर, मतलब 4 इस तरह के हो जाते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इसको। पहला क्या है, श्रव्य से दृश्य की ओर, मतलब जब भी हम कोई व्याख्यान करते हैं तो बीच बीच में हम कोई भी दृश्य का उपयोग कर लें, है ना। तो उसमें हम बोलते बोलते हम कुछ दिखा रहे हैं तो ठीक है, तो ये श्रव्य से दृश्य की ओर। दृश्य से श्रव्य की ओर इसका उल्टा है, पहले हम कोई चीज़ दिखाएं, पहले हम उसको चित्र दिखाएं कि चित्र देखो, फिर उसके बाद हम उस चित्र की व्याख्या करें, तो वो हो जाता है ना श्रव्य, दृश्य से श्रव्य की ओर। अब नेक्स्ट है श्रव्य से दृश्य श्रव्य की ओर। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जब व्याख्यान देते हो तत्पश्चात चित्र की सहायता से उसको समझा रहे हैं। फिर चित्र को समझाने के लिए फिर उन्हें शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब देखो, हम चित्र के पास गए, ये कहा कि ये देखो बच्चों ये हार्ट का चित्र है ना। तो हमने बता दिया कि है, तो आप गए उस तरफ तो क्या हो गया, दृश्य ओरल से विजुअल की तरफ। फिर आपने बोलना शुरू किया तो क्या किया, आप चित्र दिखा रहे हो और फिर बोल रहे हो, है ना, क्योंकि आपने चित्र तो दिखाई दिया है। तो वो क्या हो जाता है दृश्य से श्रव्य की ओर, मतलब कि विजुअल से उस ओरल की तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आवश्यकता अनुसार बीच बीच में आपको चित्र भी दिखा रहे हो, तो इस तरह से दृश्य से श्रव्य दृश्य की ओर।
मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आ जाएगी आपकी, किस में आएगी, दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन। मतलब आप कोई भी चित्र समझा रहे हो, कोई भी प्रयोगशाला नहीं, कक्षा के अंदर ही अगर कोई प्रयोग करके बता रहे हो, या कोई फूल का विवरण बता रहे हो, या कोई हाथ में कोई भी सामग्री रख के उसके बारे में इसका शेप बता रहे हो, या जो भी बता रहे हो, तो आप लगातार उसी से रिलेटेड बात कर रहे हो ना, दिखा भी रहे हो, समझा भी रहे हो, फिर दिखा रहे हो, फिर समझा रहे हो, तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी इसमें, दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन में ही आती है सारी, है ना। उसके चारों टाइप बता दूँ कि किस किस तरह से हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छात्र भागीदारी या छात्र सहभागिता, प्यूपिल पार्टिसिपेशन। अब प्यूपिल पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, एक तो ये कि बच्चा के साथ आप क्वेश्चन आंसरिंग करोगे तो वो सहभागिता हो जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखते हैं किस तरह से सहभागिता होती है बच्चों की, है ना। सबसे पहले शिक्षक द्वारा प्रदर्शन में जो छात्रों की सहायता ली जा सकती है। हाँ, जैसे कि आप कोई चार्ट से पढ़ा रहे हो तो बच्चों से कह दो कि हाँ चार्ट को अच्छे से यहाँ पर टांग दीजिए, है ना। एक तो उसको बुलाकर टांगने को कहोगे तो वो भी साथ छात्र सहभागिता हो गई। दूसरा कि आप जैसे गणित में इक्वेशन हल करवा रहे हो बच्चों से, तो वो भी एक तरह की छात्र सहभागिता हो जाएगी। आप बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर आकर के बुलाओगे कि बेटा इसको हल करके बताओ, तो बच्चा उसको हल करके बताएगा बोर्ड पे, है ना। या जो भी आपने राइट आंसर दिया उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखो, तो बच्चा मतलब खुश भी होते हैं बच्चे कि मैडम ने हमको ब्लैक बोर्ड पर आकर के लिखने के लिए बोला, तो वो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो उससे बच्चे छात्र में कक्षा में छात्र जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सहभागिता देते हैं अपने। नेक्स्ट है ना, कक्षा कार्य देकर भी छात्रों को सक्रिय बनाया जा सकता है। कक्षा कार्य देंगे तो आप बच्चों को बोलेंगे अच्छा इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखो, तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे, या वहीं पर आकर आप बुला के उनसे आंसर भी लिखवा सकते हो। दृश्यशल सामग्री का निर्माण करने के लिए छात्रों की सहायता, जैसे कि आप क्लास के अंदर कोई प्रयोग बता रहे हो, तो आपने बच्चों को खड़ा कर लिया कि एक बच्चे को खड़ा कर लिया, इधर आओ बच्चा आप ये बीकर पकड़ो, है ना, उस बीकर में मैं ये डालूंगी, तो आप खड़े होकर के उसमें देखना क्या चेंज होता है। सभी कक्षा के सभी विद्यार्थी देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो वो बच्चा आपका बीकर लेकर खड़ा है, तो वो भी अच्छे से सहभागिता दे करके आपकी चीज़ को सुनेगा, और बाकी बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को देखेंगे कि मैम क्या करके बता रही हैं। ऐसे हम बारी बारी से अलग अलग बच्चे को बुला सकते हैं। कोई भी उपकरण उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखवाना भी आपके छात्र सहभागिता के अंदर आता है। जैसे आप माइक्रोस्कोप लेकर आए थे, माइक्रोस्कोप में बच्चों को बोला कि बच्चों ये टेबल पे रख दो, मैं सेट करती हूँ उसको, तो बच्चे ने आकर के टेबल पे उसको जैसे सेट करके रख दिया, है ना। उसके अंदर फिर आपने स्लाइड वगैरह लगा दी, कुछ भी आपको बच्चे से जो भी हेल्प चाहिए होती है वो आप हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से हम छात्र सहभागिता करवाते हैं। तो ये हो गए आपके सारे घटक, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या क्या पढ़ा हमने, शरीर संचालन पढ़ा हमने, ठीक है। मूवमेंट पढ़ा कि आप जो भी बोर्ड से आपके टेबल की तरफ आते हो, या चार्ट की तरफ जाते हो, मॉडल की तरफ जाते हो, या आपका जो अपना पूरा बॉडी लेकर के इधर से उधर होते हो को, लेकिन संचालन उपयुक्त होना चाहिए, अनुपयुक्त नहीं, अवांछनीय नहीं होना चाहिए ना। भाव मुद्रा, आपकी जो भाव मुद्रा है, आप कोई कहानी सुनाते हो बच्चों को या कुछ स्पेशल चीज़ बोलते हो, जैसे आपकी भाव मुद्रा है, हाथ की जेस्चर या चेहरे की हाव भाव चेंज होते हैं, तो वो आपके जेस्चर हो गया। नेक्स्ट है स्वर परिवर्तन, मतलब आप जब भी कुछ भी चीज़ व्याख्या करते हो तो उसमें अपने उतार चढ़ाव, आवाज़ में जो उतार चढ़ाव लेते हो, स्पेशल किसी चीज़ को स्पेशल बताने के लिए आवाज़ जोर से बोलते हो उस शब्द को, तो वो आपके स्पीच पैटर्न हो गई। भाव केंद्रीकरण, फोकसिंग, आप किसी चार्ट में किसी चीज़ को फोकसिंग करेंगे, ये देखिए इस चार्ट की तरफ देखिए, या इस चार्ट में बने जो हार्ट है उसकी तरफ देखिए,
तो ये आपने बताइए ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बना है इसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपने बोल दिया इसको फोकसिंग है ये। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन, मतलब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है, आप बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चा आपकी बातें सुन रहे हैं, सभी बच्चे या किसी एक बच्चे से कर रहे हो या बच्चे आपस में कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, वो भी होता है। नेक्स्ट होता है विराम। विराम में आप कोई भी स्पेशल चीज़ बोलने से पहले आप जस्ट पहले थोड़ा सा विराम देते हो तो बच्चे आपकी तरफ देखने लगते हैं। दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन, मतलब कि जब भी आप कोई चार्ट या मॉडल दिखा रहे हैं तो उसमें आपको कभी चित्र दिखाना, फिर कभी व्याख्या देनी है, फिर कभी चित्र दिखाना, फिर कभी व्याख्या देनी, ऐसा। ठीक है। और नेक्स्ट आखिरी जो है छात्र सहभागिता, मतलब कि पीपल पार्टिसिपेशन में आपको जब भी बच्चे के साथ आप कुछ भी कार्य करवाओगे उसको अपने साथ में रख के, है ना, अपने पास टेबल के सामने बुलाकर कुछ सामान उठवाओगे, या ब्लैक बोर्ड पर कोई इक्वेशन है तो उसको हल करना है तो बच्चे से हल करवाओगे, है ना, क्योंकि आप जैसे मैथ्स में होता है ये जनरली, तो कभी कभी आपको बच्चों को भी ब्लैक बोर्ड पर बुला लेना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये 8 घटक देखे जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक या कंपोनेंट है ना। तो स्टिमुलस वेरिएशन इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन को हम इतने सारे जितने घटक इनका उपयोग हमको लेसन के अंदर करना होता है। अब हम लेसन देख लेते हैं, इसका लेसन कैसे बनता है। ठीक है, इसकी पाठ योजना देख लेते हैं। जो भी आपके जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो रहेगी, है ना। 7-8 मिनट का होता है, तो इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। तो शिक्षक व्यवहार में आपके जो भी आप पढ़ाओगे उसके बारे में रहेगा। छात्र के में छात्र का व्यवहार, और उसके सामने आपको घटक लगाने। तो देख लेते हैं, आज हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण 3 प्रकार के होते हैं, शाम पट की ओर जाकर वो लिख रहे हैं। तो शरीर संचालन भी हो गया और दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन भी हो गया। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 बता देती है। फोकसिंग, इसमें फोकसिंग भी हो जाएगी, जैसे समकोण बताया, द्विकोण, तो ये फोकसिंग भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम समकोण के बारे में देखते हैं। तो समकोण इतने इतने का होता है, तो समकोण के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने केंद्रीकरण फोकसिंग कर दिया, है ना। और दृश्य शब्द भी कर दिए कि आप बोर्ड पे पढ़ा रहे तो दिखा भी रहे और पढ़ा भी रहे, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आप देखो, आप क्वेश्चन पूछ लिया एक बीच में, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे हम एक्सप्लेनिंग स्किल में करते हैं ना कि थोड़ा सा पढ़ाते फिर क्वेश्चन पूछते, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछना है बीच बीच में। तो उससे क्या होता है, छात्र शिक्षक की अंतर क्रिया इसके अंदर जाती है कि टीचर बच्चे से बात कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा, तो बच्चा आंसर दे रहा है इसमें। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो इस प्रकार से आपको इसके घटक लगाने हैं। अब आप में से श्याम पट पर कौन समकोण बना सकता है, तो बच्चे को श्याम पट पर बुला लिया तो क्या हो गया, छात्र सहभागिता इसमें हो गई कि श्याम पट पर बना के कोण बना रहा है ना। इस तरह से आपको बाकी सारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखना है। ठीक है, फिर प्रश्न पूछ लिया, है ना, टीचर ने कुछ समझा दिया थोड़ी देर के लिए, तो दृश्य शब्द शरीर संचालन, क्योंकि आप फिर बोर्ड की तरफ जा रहे हो और बता रहे हो। फिर इसमें आगे इन्होंने फिर प्रश्न पूछ लिया, बच्चे ने आंसर दिया, तो शरीर संचालन भी हो गया, सहभागिता भी होगी। इस तरह से मतलब आपको अच्छे से लेसन बनाना है ना। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछने, तो इससे सहभागिता हो जाती है। ठीक है, अब आ गई आपकी सारणी। सारणी में आपको इस तरह से बनाना है तालिका, जिसमें 8 आपको लिखने हैं घटक। इधर भी लिखना वांछनीय, इधर लिखना अवांछनीय। ये रिमार्क मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना हो कि आपको सजेशन देना, तो वो आप इसमें रिमार्क में डाल सकते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं है।
कभी नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वांछनीय अवांछनीय मतलब हमको कैसे करना है इसके अंदर, जैसे शरीर संचालन किया तो वांछनीय किया कि नहीं, मतलब कि सही जगह पर शरीर संचालन किया कि नहीं, नहीं तो ऐसे ही फालतू में इधर से उधर घूम रहे हो तो उसको शरीर संचालन नहीं बोलेंगे। भाव मुद्रा आपकी सही थी, वांछनीय थी कि बिना ही काम के आप भाव मुद्राएं दिए जा रहे हो ना, इस तरह से। स्वर परिवर्तन भी सही था कि नहीं था, वांछनीय था या वांछनीय था, इस तरह से आपको सिर्फ यहाँ पर टेल लगानी है, या टिक भी लगा सकते हो ओनली, है ना। इस तरह से टिक भी लगा सकते हो, ऐसे ये सही था, वांछनीय था, ये वांछनीय था, ये अवांछनीय था, ऐसा ऐसे टिक भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा लेसन भी हो गया, हमने आपको सारणी भी बता दी। ये आपके शॉर्ट फॉर्म इसके अंदर देख लीजिएगा, इन शॉर्ट फॉर्म्स को क्या कहेंगे। शरीर संचालन एम, भाव मुद्रा जी, स्वर परिवर्तन CSP, भाव केंद्रीकरण एफ, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल मतलब CIS, विराम को पॉज बोलते P, ओरल विजुअल स्विचिंग मतलब OVS, और पीपल पार्टिसिपेशन मतलब PP। इस तरह से आपको ये करना है। तो आपने समझ ही लिया होगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आपको किस तरह से लेसन बनाना है, किस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन देना है तालिका में जो दिखाया गया था, और किस तरह से आपको लेसन बनाना है, तो घटकों का किस किस तरह से यूज़ करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी क्लासेस जो चलती हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।